खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। देश में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। आंकड़ा 50 लाख के पार पहुंच गया है और अगर 24 घंटे की बात करें तो 90,000 से ज्यादा मामले सामने आए। इन सब पर बातचीत करने के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी रिपोर्टर अनुश्री हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनुश्री, पहला सवाल यही है कि साफ तौर पर हम देख रहे हैं 50 लाख के पार आंकड़ा हो गया और किस तरह से तेजी के साथ ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, ये हम सब जानते हैं। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, हम जिस तरह से फिलहाल देख रहे हैं कि 50 लाख के पार ये आंकड़े पहुंच चुके हैं। बेहतर आंकड़ों के लिए मैं आपको, अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि अब तक 82,103 लोगों की कोरोना वायरस के चलते मौत हो गई है। पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो करीब 90,123 मामले जो हैं वो सामने आए हैं और करीब पिछले 24 घंटे में 1290 लोगों की मौत हुई है। वहीं अगर हम बात करें रिकवरी रेट की तो वो 78.51% के करीब हमारा रिकवरी रेट है और जो हमारा डेथ रेट है वो 1.64% के करीब है। यानी कि जो हमारा रिकवरी रेट है वो दिन पर दिन जो बढ़ता जा रहा है और डेथ रेट घटता जा रहा है। ये कहीं ना कहीं थोड़ी सुकून वाली बात है, क्योंकि जब शुरुआत हुई थी कोरोना वायरस की उस समय पर रिकवरी रेट उतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन अब क्या है, डॉक्टर्स ने और हमारे मेडिकल स्टाफ ने कोरोना वायरस को अलग अलग तरीकों से मात देना सीख लिया है। वहीं अगर हम बात करें तो अब तक कोरोना वायरस के करीब 6 करोड़ जो टेस्ट हैं वो इंडिया में करे जा चुके हैं और पिछले हफ्ते में अगर हम बात करें तो 76 लाख के करीब कोरोना वायरस के टेस्ट किए गए थे, ताकि पता लगाया जा सके कि कितने लोगों को कोरोना है और उसे जल्दी से जल्दी ट्रेस किया जा सके और उस पर काबू पाया जा सके। वहीं अगर हम एक्टिव केसेस की फिलहाल बात करें तो वो 9,93,000 के करीब हमारे देश में फिलहाल एक्टिव केसेस हैं और रिकवर्ड केसेस की अगर बात करें तो 39 लाख के करीब हमारे पास रिकवर्ड केसेस हैं फिलहाल इंडिया में। तो अभी जो ये आंकड़ा जो है वो 50 लाख के पार जा चुका है और आने वाले समय में WHO ने ऐसा कहा है कि आने वाले समय में ये आंकड़ा और तेजी से आगे बढ़ेगा। बता दूं कि इंडिया जो है वो दुनिया भर में कोरोना वायरस से सबसे प्रभावित देशों में दूसरे नंबर पर आता है और अगर हमारे यहाँ कोरोना वायरस को ट्रेस करने की और उसको कंट्रोल करने की या वैक्सीन नहीं निकली तो ये अमेरिका जो कि नंबर 1 पर है उसको भी पीछे छोड़ सकता है। ठीक है अनुश्री, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन इसके साथ ही हमारे साथ फिलिक्स हॉस्पिटल के चेयरमैन डीके गुप्ता जुड़ गए हैं। डीके गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। डॉक्टर डीके गुप्ता, जिस तरह से देखा जाए कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो लगातार ये आंकड़े बढ़ रहे हैं और अगर पिछले 10 दिनों की बात करें तो हर रोज लगभग 90,000 85,000 मामले सामने आ रहे हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि 10 दिनों की जो संख्या है वो लगभग 10 लाख के पार कर गई है। क्या कहेंगे इस पर? हमने डिसिप्लिन लोग थे, डिसिप्लिन की कमी आ गई है। लोग भीड़ में खूब सारे जा रहे हैं, लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, लोग फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं बढ़ा रहे हैं और चूंकि मॉल्स वगैरह और सारे मार्केट्स और जो सारे चीजें हैं वो खुल रही हैं, पब्लिक प्लेसेस खुल रहे हैं, तो लोगों को इस समय सावधानी ज्यादा बरतने की जरूरत है। क्योंकि हमारा भारत वर्ष है, पहले से भी हम लोग जैसे ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं करते हैं। सबको पता है कि अगर ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं करोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा और दुर्घटना हो जाएगा, इवन मौत हो सकती है। सेम कंडीशन कोरोना की है। इस समय हमें पता होना चाहिए कि एक ऐसी महामारी है जिसका अभी कोई इलाज नहीं है, सिर्फ अभी हम प्रिवेंशन ही इलाज है इसका, कि हम अगर बचाव करेंगे तभी हम बच सकते हैं। तो इसलिए हम सबको जो जितने रूल, जितने नियम है, डिसिप्लिन है, वो फॉलो करना चाहिए। और अच्छी बात ये कि खाली ये जो नियम है कोरोना वायरस से नहीं बचा रहे हैं और बहुत सी दूसरी बीमारियां हैं उनसे बचा रहे हैं। आप देखेंगे दूसरी बीमारियां कम हो गई हैं, इसीलिए कम हो गई हैं बिकॉज हम लोग हैंड हाइजीन थोड़ा बढ़ा रहे थे, थोड़ा हम लोग मास्क यूज कर रहे थे, तो जितनी भी इन्फेक्शियस डिजीज है वो उससे कम हो जाती है। तो तरीका यही है, बचाव यही है कि हम सबको पूरी शिद्दत से इन सभी नियमों का पालन करना चाहिए। सबको बार बार बता चुके हैं, आप लोग बता रहे हैं, टीवी चैनल के माध्यम से बता रहे हैं, अखबार से, सरकार बता रही है, कॉलर ट्यून्स बता रही है कि हम एक ही चीज को बार बार रिइंफोर्स कर रहे हैं। तो लोगों को मुझे लगता है इस समय सावधानी ज्यादा बरतने की जरूरत है, क्योंकि संक्रमण बढ़ गया है पहले से। और बुरी बात यह है कि संक्रमण और हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं जो अब तक छुपे हुए बैठे थे बेचारे, वो अफेक्ट हो रहे हैं अब। तो उन लोगों में कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो रहे हैं बिकॉज उनके अंदर कोमॉर्बिड कंडीशंस है, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, अस्थमा है, हार्ट की प्रॉब्लम्स है, तो उन लोगों को भर्ती करना पड़ रहा है और उन लोगों में डेथ रेट और कॉम्प्लिकेशन रेट भी ज्यादा है। तो इसलिए प्लीज कृपया करके अगले 2-3 महीने ये साल
सर्वाइवल का साल है, ये साल सर्वाइवल का है। अगर हम ध्यान रखेंगे हम अपने आप को भी बचा सकते हैं, अपने परिवारजनों को, और अपने जो घर के लोग हैं, जो बिल्कुल हमारे क्लोज संबंधी है, उन सबको, मित्रों को हम बचा सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर डीके गुप्ता, इन सब के बीच अगर हम WHO की तरफ से जो लगातार कहा जा रहा है, चेतावनी दी जा रही है कि आप देखिए किस तरह से आखिरी नंबर पर था भारत और अब दूसरे नंबर पर आ गया है, और साफ तौर पर हम ये देख रहे हैं कि जो मरीजों का आंकड़ा है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। WHO अलग कह रहा है कि आने वाले समय में और भी बुरे हालात हो सकते हैं अगर आपने सतर्कता नहीं बरती। तो अनन्या, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो आप बात कर रहे हैं वो ऑफिशियल आंकड़ों की बात कर रहे हो। ऑफिशियल आंकड़ों की वजह से हम देखा जाए तो हम दूसरे नंबर पे हैं, या हम पहले पिछले हुए थे। बट अनऑफिशियल की बात करें तो ये सिर्फ टिप ऑफ आइसबर्ग है जो हमें दिख रहा है। आंकड़े तो बहुत ज्यादा हैं। अभी आपने देखा कि जो सीरो कन्वर्जन टेस्टिंग हुई थी तो उसमें दिल्ली में पता लगा था कि 25 से 30% लोग ऑलरेडी इन्फेक्ट होकर ठीक भी हो चुके हैं। ऐसा ही कुछ आंकड़ा आया था मुंबई में। तो इसलिए हमारी जनसंख्या है, जो बड़े बड़े जो सिटीज हैं, शहर है, जहाँ पे जो हॉट सिटीज थे, जहाँ पे पीक आ चुकी है, पीक में चल रहे हैं, वहां सीरो कन्वर्जन अब तक 25-30% हो चुका है। तो अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा जो है ऑलरेडी इन्फेक्ट होके, संक्रमित होके, इससे कॉम्प्लिकेशन के बिना या कॉम्प्लिकेशन होने के साथ साथ निकल चुका है। तो आंकड़ा बहुत लंबा है। तभी मैं कह रहा हूँ कि हमारी 135 करोड़ की आबादी है। 135 करोड़ में अगर 1% भी मॉर्टेलिटी रेट है तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। और सबसे बड़ी बात है, आंकड़ा ये सबके लिए हो सकता है, सरकार के लिए हो सकता है, न्यूज चैनल के लिए हो सकता है, डॉक्टर्स के लिए हो सकता है, अस्पताल के हो सकता है, लेकिन जिसके घर में डेथ होती है, मृत्यु होती है, जिसके घर में बीमारी फैलती है, उसके लिए आंकड़ा 100% होता है। उसके लिए लाभ या हानि 100% होती है। उसमें कोई बीच का रास्ता नहीं होता कि हमारे यहाँ जो मॉर्टेलिटी रेट था वो 1.85% है या 1.6% है, उसके लिए वो 100% है। तो कृपया करके मैं बता रहा हूँ, हमें ये लगता है कि अगर हम इन्फेक्ट नहीं हुए, हमारी फैमिली में कोई मेंबर इन्फेक्ट नहीं हुआ, तो हम लोग इन्फेक्ट नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है। आप अगर 10 लोगों से बात करेंगे तो 1-2 लोग ऐसे कोरोना वॉरियर्स या कोरोना सफरर्स मिल जाएंगे जिनको कोरोना या कोविड की वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारी हानि हुई है। हानि वो मॉनेटरी पैसे की हानि हो सकती है, स्वास्थ्य की हानि हो सकती है, समय की हानि हो सकती है, और कुछ लोगों या कुछ घरों में हो सकता है जान की हानि भी हुई हो। लेकिन बिल्कुल वहीं डीके गुप्ता जी, जिस तरह से देखा जाए, अगर हम वैक्सीन को लेकर बात करें जिसका इंतजार लगभग पूरा विश्व कर रहा है, तो वैक्सीन को लेकर आपके पास क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि तमाम वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं और किस स्थिति पर वो ट्रायल पहुंचे हैं, इसको लेकर आपके पास क्या कुछ जानकारी है? तो मुझे लगता है जो वैक्सीन वाला टॉपिक है ना, उस पर हमें जो मीडिया को, जो बुद्धिजीवी हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, जो नेतागण हैं, इवन जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उनको थोड़ा सीरियस रुख अपनाना चाहिए। मतलब जो कमेंट भी करना चाहिए वो थोड़ा सीरियस होना चाहिए, वजन होना चाहिए उसमें। सब लोग कह रहे थे अगस्त में वैक्सीन आ रही है, सितंबर में आ रही है, अक्टूबर में आ रही है, नवंबर में आ रही है, बट ऐसा होने वाला नहीं है। वैक्सीन आते आते साल भर 6 महीने अभी लगेंगे, क्योंकि वैक्सीन खाली अप्रूव होना ही जरूरी नहीं है। वैक्सीन अप्रूव होने का उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर सप्लाई होगी, फिर लोगों को लगाया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा प्रोसेस है। तो इसलिए मुझे जो लग रहा है वो उसको अगर हम लोग इस साल वैक्सीन बनाने में सफल भी हो गए, मीन्स हमने वैक्सीन बनाई, हमने ट्रायल्स किए और वो ट्रायल सफल हो गए और हम इस नतीजे पे पहुंच सके कि ये वैक्सीन को हम लगा सकते हैं, पूरे विश्व की जनसंख्या को, पूरे देश को लगा सकते हैं, तो भी उसको वहां से आगे मतलब मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। मिलियंस ऑफ डोजेज, मतलब करोड़ों डोजेज हम उसको बनानी पड़ेंगी। उन करोड़ों डोजेज को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। हमें कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है, पहले डिफेंस को देना है, पहले डॉक्टर्स को देना है, ब्यूरोक्रेट्स को देना, पॉलिटिशियन को देना, ये सारे सिस्टम बनाने पड़ेंगे। कोल्ड चेन चाहिए होगी, फिर लगाना पड़ेगा। और एक वैक्सीन की डोज से कुछ नहीं होता, कम से कम 2 से 3 डोज हमें इसकी लगानी पड़ेंगी, तब जाके हम इसके इम्यूनिटी के डेवलप होंगे। मतलब 3 डोज का मतलब 3 महीने तो लगाने में लग गए, उससे पहले 3 से 6 महीने लगेंगे कम से कम डिस्ट्रीब्यूशन में और सारा प्रिक्योरमेंट में और मैन्युफैक्चरिंग में। तो 9 महीने तो यही हो गए और 3-4 महीने बनने में लग जाएंगे। तो जनरल पॉपुलेशन को मिलने में वैक्सीन कम से कम अगर ये सुपर फास्ट ट्रैक पे चलती है तो 1 साल लग जाएगा। इसलिए कृपया भ्रांति ना पालें, बिल्कुल गफलत में ना जाए। अभी वैक्सीन बहुत दूर है, तो अभी जो इलाज है वो मास्क ही इलाज है या हाथ धोना ही इलाज है, इसके अतिरिक्त या फिजिकल डिस्टेंसिंग ही इलाज है, इसके अतिरिक्त अभी और कोई इलाज नहीं, ना वैक्सीन है। बिल्कुल। इन सब के बीच जिस तरह से देखा जाए, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि बाकी कंट्रीज की अगर हम बात करें तो उनसे हमारे देश की स्थिति काफी ठीक है,
ये इस तरह की चीजें सरकार की तरफ से कही जा रही हैं। आपको क्या लगता है, कितनी सच्चाई है इन दावों में? नहीं, ये बिल्कुल सही बात है कि हमारे जो भारतवर्ष के लोग हैं उनकी इम्यूनिटी बाकी लोगों से, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो अमेरिकन कंट्रीज हैं, जो कनाडा इटली वाले लोग हैं, उन लोगों से हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। बिकॉज हम लोग सोफिस्टिकेटेड नहीं है। जो हमारी जनसंख्या है उसमें जो यंग पॉपुलेशन है, जो हमारे जो यंग लोग हैं वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू यूरोप और इटली और यूएस, क्योंकि वहां के जो वृद्ध लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनका जो परसेंटेज है उनकी जनसंख्या में वो ज्यादा है। उनके अंदर कोमॉर्बिड कंडीशन बहुत होती है, खासकर वो बहुत मोटापा उनके यहाँ बहुत कॉमन है, हाइपरटेंशन बहुत कॉमन है, कार्डिक प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। तो एज कम्पेयर टू देम हमारी जो जनसंख्या है वो थोड़ी यंग है, तो उनकी इम्यूनिटी पहले ही बेहतर है। तो दूसरी बात है, हम सबको बीसीजी का वैक्सीन लगता है, हम सबको एमएमआर का वैक्सीन लगा हुआ है, हम सबको यहाँ मलेरिया एंडेमिक है, हम सबने क्लोरोक्विन खाई हुई है बहुत सारी, या मलेरिया हो चुका है, डेंगू हो चुका है। तो हमारे यहाँ जो क्रॉस इम्यूनिटी है ना हमारी बॉडी की, वो उन लोगों से कंपेयर करने से अच्छी है। इसीलिए शायद अब तक इतना बड़ा त्रासदी के बावजूद भी हम लोगों को इतना लॉस नहीं हुआ। तो हमें भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए। अपनी जो इननेट इम्यूनिटी है, जो हमारी इनबिल्ट इम्यूनिटी है, उस पर हमें गर्व करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमें प्रिकॉशन रखने चाहिए कि हमें बिल्कुल 2% भी लॉस ना हो, क्योंकि हमारी जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि अगर 2% लॉस भी होगा तो बहुत बड़ा लॉस होगा। चलिए डीके गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पर अभी यही एक उपाय है कि आप मास्क लगा कर रखिए, हाथों को सैनिटाइज करिए या फिर साबुन से धुलिए। यही आपके पास एक तरीका है जिससे आप कोरोना से बच सकते हैं, आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। ऐसे तमाम तरीके हैं जो लगातार कहा जा रहा है कि किस तरह से आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। तो लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।